स्वागत है आपका इक्विटास लीगल एसोसिएट्स में। आज हमारे साथ है आशुतोष शर्मा जो कि पार्टनर है इन दिस कंपनी, और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे वो हमसे शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आशुतोष, शुरू करते हैं। हमें बताइए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पुराने। देखिए, मंत्र के साथ ऋग्वेद का एक मंत्र बड़ा इम्पोर्टेंट के साथ शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखिए, महाभारत के आदि पर्व में एक मंत्र मिलता है, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्व क्वचित्। मतलब जो महाभारत में उपलब्ध है, जो लिखा हुआ मिलता है, वो आपको अन्य पुराणों में, अन्य कहानियों में, कहीं किसी और शास्त्र में भी मिल सकता है, मगर जो महाभारत में उपलब्ध नहीं है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो आदि पर्व की इस श्लोक से आपके मन में एक आती है बात कि ऐसा क्या हो सकता है कि सब कुछ ही महाभारत में है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने समाज। तो इसी पेपर विचार करते समय मुझे लगा किसी न किसी लॉयर का भी डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए। लॉयर इज अ रियलिटी जो आज है हमारे समाज में। तो उसको पढ़ते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है द्रौपदी चीरहरण का। उस एपिसोड में मुझे एक करेक्टर है जो मुझे लगता है कि एक लॉयर की तरह स्टूड अप हुआ था, और उसने वैसे आर्गूमेंट किए थे जैसे एक वकील आके लिखते थे। हालांकि डेमोक्रेटिक सेटअप में वकालत करना फिर भी आसान है। उसने तो एक ऑटोक्रेटिक समाज में एक राज सत्ता के खिलाफ खड़े होकर वकालत की और चैलेंज किया था। आज उसी एपिसोड के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। द्रौपदी चीरहरण के बारे में हमें लगता है सारे व्यूअर्स सब जानते हैं कहानी। उसको रिपीट करने के लिए बस वो हाइलाइट्स में बता दूं कि एक चौसर का खेल, गैम्बलिंग का खेल हम मान लीजिए, वो हो रहा था राज्यसभा के दौरान। राज्यसभा के भीतर ही एक साइड पे थे दुर्योधन और शकुनी, और एक तरफ पांचों भाई पांडव। और उस गेम में पांडव सब हारते जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब सब भाई अपने स्वयं को भी हार गए, और अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी मतलब द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, और उस दांव को भी हार गए। हारने के बाद ये माना गया दुर्योधन की तरफ से कि अब चूंकि द्रौपदी भी हार गए, द्रौपदी हमारी दासी हो गई है। अब चूंकि अगर द्रौपदी दासी हो गई है तो उस पर अधिकार दुर्योधन ने कहा मेरा है। तो उसने अपने भाई दुशासन से बोला कि जाके महल से खींच उसके बाल केश पकड़ के खींच के ले आओ इसी राज दरबार में, और इसका चीरहरण किया जाएगा इसी राज दरबार में। और फिर वो द्रौपदी को जाके खींच के लेके आता है, उसका चीरहरण का प्रोसेस शुरू होता है। और ये इविल डिजाइन दुर्योधन का सक्सेसफुल हो ही रहा था, और कोई बीच में नहीं खड़ा होकर कुछ भी आपत्ति कर रहा। जहां पर आप सोचे द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान धर्मभीरू लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस कृत्य को होने दे रहे थे सब लोग राज सत्ता के समर्थन में, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था। और तब जाके अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन उसी दौरान कौरवों के साइड से एक कैरेक्टर है विकर्ण, जो धृतराष्ट्र के तीसरे पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र बोले जाते हैं, उनमें से तीसरे जो पुत्र उनका नाम विकर्ण बताया गया है महाभारत में। विकर्ण खड़े होते हैं और ऑब्जेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को, और वो अपने आर्गुमेंट जो दे रहे हैं वो उनके आर्गुमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। वही मैं आज आपको बताने के लिए बैठा हूँ। पहला उनका आर्गुमेंट ये है कि युधिष्ठिर का ही केवल अधिकार नहीं है द्रौपदी पे। द्रौपदी के 5 पति हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जब 5 पति हैं द्रौपदी के, तो पांचों का बराबर अधिकार है उस पर। तो अकेले युधिष्ठिर उसको दांव पे कैसे लगा दिए? और यदि वो उसको दांव पे लगा दिए हैं तो ऐसा स्टेक, ऐसी बेट लीगल नहीं, इलीगल है। तो he had no legal or moral right to put Draupadi on stake, being one of the 5 husbands of Draupadi. So it is as well as good as a legal argument. विकर्ण जो बात कह रहे हैं ये लीगलिटी की बात है। जब 5 पति हैं उसके, तो जॉइंट प्रॉपर्टी हुई ना वो। अगर प्रॉपर्टी पहली बात तो हुई नहीं, वाइफ कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी? बट अगर वो प्रॉपर्टी मान भी लिया जाए उस समय के शास्त्रों के अनुसार, जो भी उस समय कस्टम थे कि पत्नी पर पति का अधिकार होता है, तो 5 पति का अधिकार है ना। तो केवल युधिष्ठिर कैसे अकेले कैसे? और सेकंड आर्गुमेंट उन्होंने जो दिया कि ये जो चौसर का खेल हो रहा था, जो गैम्बलिंग हो रही थी, वो भी बहुत मैनिपुलेटेड था शकुनी के द्वारा। शकुनी वाज मामा ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन वाज द लीडिंग कैरेक्टर फ्रॉम द कौरवा साइड। महाभारत की कहानी सभी लोग जानते हैं भारतीय होने के नाते, तो उसको बार बार रिपीट ना करें तो समय बचेगा। लेकिन वो जो गेम हो रहा था उसमें शकुनी के, अगर नहीं तो गूगल पे पढ़िएगा शकुनी का कैरेक्टर के बारे में, कि उस गेम ऑफ डाइस में शकुनी ने कैसे मैनिपुलेट किया गेम को। और शकुनी की मैनिपुलेशंस की वजह से, और युधिष्ठिर खुद उस गेम में इतने इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे में थे वो उस गेम के, कि उनके जो भी एक्शंस उस गेम के दौरान लिए गए, जो भी उन्होंने जो भी बात कही है, जो भी दांव पे लगाया है, उस सबको लीगली करेक्ट नहीं माना जा सकता। वो अपनी फ्री विल पे नहीं खेल रहे थे, वो मैनिपुलेटेड थे युधिष्ठिर। इस वजह से उसका दूसरा आर्गुमेंट है कि पूरा गेम ही विशिएटेड है, दूषित है ये खेल। और इस दूषित खेल
के चक्कर में आप द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं, तो आपने दासी मान लिया है, तो ये गलत हो रहा है। और वो खड़ा कहाँ हो रहा है, जहाँ उसके 99 भाई हैं, उसके पिता हैं, और द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान लोग भी बैठे हुए हैं, वहां खड़े होकर उसने आवाज उठाई। इतना साहस एक अधिवक्ता में ही हो सकता है। दो ही वॉज नॉट इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, देयर वाज नो प्रोसेस ऑफ दैट। देखिए, अगर बहुत फास्ट में जाएंगे तो पहला लॉ मेकर तो मनु को कहते हैं हम लोग, मनुस्मृति। तो उस समय ऐसा कोई पद नहीं होता था अधिवक्ता का, लेकिन जो कैरेक्टर है, उसका जो बातें हैं, वो एक अधिवक्ता से मिलती जुलती हैं। वकील का ही तो काम है शोषित की आवाज उठाना, न्यूट्रल, मतलब करेक्ट, शोषित की आवाज उठाना। कुछ तीसरा आर्गुमेंट भी है? ब्रॉडली इसमें सब कवर हो जाता है, प्राइमरली यही बात है। तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल उठता है कि भीष्म पितामह, जिनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, जो न्यूट्रल कैरेक्टर बोला जा सकता है उनको महाभारत का, तो उनका क्या टेक था जब चीरहरण हो रहा था? उन्होंने क्या किया? क्या वो शांति से बैठे हुए थे? सबसे पहली बात तो विकर्ण ने जब ये सब बात बोली है तो कर्ण खड़े हुए हैं पहले। कर्ण ने उसको एकदम इस तरीके से झाड़ दिया, अरे तुम तो लड़के हो, अभी छोटे से हो, तुम बड़ों के बीच में ना पड़ो, चुपचाप बैठ जाओ। ये तो कोई तरीका ही नहीं है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक का आंसर लॉजिक से ही हो सकता है, इस तरीके से नहीं कि तेरे बैठो दो, तुमने कुछ बोल दिया, तुम अभी लड़ते हो। और भीष्म पितामह के बारे में तो हम ये कहना चाहूंगा कि भीष्म पितामह के लिए तो ग्रेटेस्ट मोरल लैब्स है ये। जैसे हम लोग देखते हैं अपनी विधि व्यवस्था में, जजेस कहते हैं हम लोग, जो न्यायाधीश होते हैं, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हम लोग न्यायमूर्ति कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये तो न्याय की स्वयं मूर्ति है, मतलब जस्टिस पर्सोनिफाइड। तो वैसे ही अगर धर्म को पर्सोनिफिकेशन देखें तो भीष्म पितामह स्वयं थे, वो धर्म ही थे, बट वो चुप रहे हैं। इससे बड़ा लैप्स नहीं हो सकता कुछ। हालांकि द्रौपदी ने भी बड़ी आशा भरी निगाहों से भीष्म की तरफ देखा और पूछा भीष्म पितामह से कि पितामह आप बताएं, क्या मैं जीती हूँ कि मैं जीती गई हूँ कि मैं नहीं जीती गई हूँ, विकर्ण के आर्गुमेंट्स के बाद। तो भीष्म पितामह भी बड़ा रोचक आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और उन्होंने कहा कि एक पैराडॉक्स है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये, जो खुद हार गया हो, खुद को ही हार गया हो, जैसे युधिष्ठिर, जब आप खुद को ही हार गए हैं तो आप किसी और चीज को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? एक तो ये बात खड़ी हुई है। और पैराडॉक्स का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है, लेकिन एक पत्नी, भीष्म पितामह कह रहे हैं, एक पत्नी हमेशा अपने पति की अथॉरिटी के अंदर होती है। तो ये दोनों बातें एक साथ अगर देखी जाएंगी तो इसका आंसर नहीं मिल पाता। तो वो कहते हैं धर्म बहुत सटल, लेकिन वो अल्टीमेटली भीष्म पितामह का जो कंडक्ट रहा है वो राजसत्ता का फेवर करते रहे और चुप रहे। उनको जो बोलना चाहिए था, वो जिस तरीके कैरेक्टर है वैसा उन्होंने एक्ट नहीं किया वहाँ पर। राजधर्म उनको बड़ा लगा और मानव धर्म या पितामह होने का जो धर्म है वो उसको उस समय उन्होंने छोड़ा पाया। तो ये काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आती है महाभारत से, जो कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आपने हमारे साथ साझा की। और ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानी चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जैसे और भी लोगों को पता चले इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। थैंक यू आशुतोष। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणियां भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी हम लोग वेलकम करते हैं। अगर कोई बात ऐसी लगती है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लायक है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी भाषा को संस्कृति रखिएगा, क्योंकि आप याद रखिए कि आप लोग यहाँ बात करेंगे इस कमेंट सेक्शन में, ये एक लॉ फर्म का चैनल है और डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को कोर्ट तक खींच ही सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कोर्ट इज इन इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट, यू शुड नो। यार बहुत ही अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।